Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है रोटेशनल मोशन के इस चैप्टर में। हमने लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट पढ़े थे, उसका रिवीजन कर लेते। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी के जितने सारे कंसेप्ट्स थे वो सारे हमने रीड कर चुके हैं। हमने यहाँ पे ए से लेके जेड तक, मतलब हमने बेसिक से लेके क्या किया था, हमने एडवांस तक जितने भी सारे टॉपिक्स थे वो सारे कवर अप कर लिए। तो रिजिड बॉडी की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में देख लेते हैं कि रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है, जिसका शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। रिजिड बॉडी इज वन विद ज्योमेट्रिक शेप एंड साइज remains unchanged under the action of any external body, any external force or any motion. ओके, तो ये सब सारे पॉइंट्स हमने देख लिए थे, किस तरह से मैंने इसको डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया था। ओके, तो होप सो कि अगर वो आपने क्लास देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो राइट हैंड कॉर्नर में आपको यहाँ पे आई बटन मिलेगा, उसको प्रेस करने के बाद आपको रोटेशनल मोशन की जो प्ले लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी एंड यू कैन वॉच एनी वीडियो फ्रॉम दैट प्ले लिस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। ट्रांसलेशनल मोशन जो रहती है रोटेशनल मोशन के लिए हेल्प करती है। रोटेशनल मोशन समझने के लिए उसका हेल्प होता है। तो इसका भी हमने ए टू जेड पढ़ा था, मतलब बेसिक से स्टार्ट किया था। उसकी जो सारे टॉपिक्स थी वो हमने सारे रीड कर लिए। उसके जो हमने एडवांस लेवल तक उसको ले गया था। अब ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी पार्टिकल डिस्प्लेसेस विद सेम डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एवरी पार्टिकल क्या होता है, रिजिड बॉडी परफॉर्म्स अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी अंडरगो सेम डिस्प्लेसमेंट, ओके, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उसे क्या बोलने वाले हम, ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा था रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या होती है कि एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है तो उसे क्या बोलने वाले, रोटेशनल मोशन। जैसे फैन का एग्जांपल देख सकते हैं। फैन क्या होता है, एक एक्सिस के अलोंग क्या होता है, गोल गोल क्या होता है, घूमता है। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो सर्कल फॉर्म करते हैं। एक्सिस रोटेशन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, सर्कल फॉर्म करते हैं। अब सर्कल फॉर्म करने के बाद जो सेंटर होगा, उस सेंटर से अगर हम स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलने वाले हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हेन अ रिजिड बॉडी परफॉर्म्स अ रोटेशनल मोशन, the particles of the body moves in a circle, the center of this circle lie in a straight line is called as axis of rotation. Okay, वो straight line पे lie करता है सेंटर, तो उसे क्या बोलने वाले हम, axis of rotation। उसके बाद हमने पढ़ा था, सबसे मेन पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ये आपको कहीं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई भी टीचर आपको ये बताएगा नहीं। लेकिन ये जो टॉपिक है मैंने आपके लास्ट वीडियो में इसको कवर अप किया है। ये पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा रोटेशनल मोशन बहुत अच्छे से समझने के लिए और ट्रांसलेशनल मोशन को और रोटेशनल मोशन को डिफर करने के लिए। ओके, तो क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, क्या होता है, ऑल लीनियर पैरामीटर्स आर सेम। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ऑल एंगुलर पैरामीटर्स आर क्या होते हैं, सेम होते हैं। होप सो कि आपने ये सारा क्लास देखा होगा लास्ट का। तो अब मूव करने वाले हम आज की क्लास की तरफ। इस क्लास में हम कुछ पॉइंट्स ऑफ कवर करने वाले, उसके बारे में हम देखने वाले। व्हाट आर दोस पॉइंट्स, लेट्स सी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस चैप्टर का, जो आपको रोटेशनल मोशन को हार्ड बनाने का, जिसके ऊपर जो सबसे ज्यादा रोटेशनल मोशन को हार्ड बनाता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर समझ में आ गया तो रोटेशनल मोशन आप बहुत ज्यादा इजीली समझ पाओगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या सिग्निफिकेंस है, साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है। देयर आर सम पॉइंट्स विच ऑन दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। ओके, उसके बाद हम सिग्निफिकेंस करेंगे और सिग्निफिकेंस के बाद कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, जो प्रॉब्लम्स आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए हेल्प करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फार्मूला है बेसिकली, उस फार्मूला को समझने के लिए आपको वो हेल्प करने वाला है। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद जो हो जाएगा हमारा क्लास द एंड हो जाएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, किस बात की देरी है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानने के लिए देखिए, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम मोमेंट के बारे में जाने। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी को मास मिला हुआ है, उस मास की वजह से वो मोशन करता है। जैसे देखिए, ट्रक ले लिया हमने और साइकिल ले लिया, तो ट्रक को मूव होने के लिए और साइकिल को मूव होने के लिए
किसे फोर्स ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली ट्रक को लगेगा। तो ट्रक को जो ज्यादा मास होने की वजह से उसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा हो जाएगा और साइकिल का इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक टर्म है जो मास पे डिपेंड करने वाला है। ओके, और किस पे डिपेंड करने वाला है? मूवमेंट होने के बाद क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट पे भी वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा। The moment of inertia is defined as the sum of the product of mass of each particle. Sum of the product of mass of each particle. देखिए, sum of मतलब समेशन करना है किसका? प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब मास का एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसका मतलब ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर एक पार्टिकल मान लीजिएगा कि r डिस्टेंस पे है, उसका मास m है, तो हम ये बोल सकते हैं m इंटू आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इफ देर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे I इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। ओके, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज मीन बाय समेशन। तो समेशन क्या करता है? सारे चीजों का एडिशन करता है। ये क्या करने वाला है? सारे चीजों का एडिशन करने वाला है। दैट्स व्हाई द समेशन कम्स हियर। ओके, उसके बाद जो है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? देखिए, मास को हम केजी में करते हैं, रेडियस को हम जो डिस्टेंस है उसको मीटर में करते हैं, तो केजी मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा उसका? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये दो यूनिट आपको याद रखना है। साथ साथ उसका डायमेंशन निकाल लेते। देखिए, मास है यहाँ पे, ओके मास है, लेंथ है, ओके लेंथ है, तो एल कितना है? 2 बार है, इसलिए 2। टाइम है कि यहाँ पे नहीं है। डायमेंशन क्या होगा हमारे पास? m1l2 t0। क्या होगा हमारे पास? m1l2 T0. In this way you have to calculate the dimension also. क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पूछ जा सकती है आपको बोर्ड में, तब आपको ये सब सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने, तभी आपको 2 मार्क्स मिलने वाले। देखिए, बोर्ड का एग्जाम जो रहता है वो रहता है लिखने के ऊपर। ज्यादा पॉइंट्स आप लिखना है वहाँ पे। मतलब ज्यादा पॉइंट तो कुछ भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकते। कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखना चाहिए रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही लिख सकते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट हमारे डेरिवेशन देखने के लिए, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखना जरूरी हो जाता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे है उसके लिए उसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। जो एम आई आर आई स्क्वायर किस तरह से आया है सॉरी, उसका डेरिवेशन देख लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डिपेंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा आपको। कंसिडर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ ए। मान लीजिएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है हमारे पास? ओ ए containing the particles m1, m2, m3, okay, and up to mn at a distance r1, r2, r3 up to rn. okay, ऐसे कुछ पार्टिकल्स आपको लेना, जैसे यहाँ पे लिया मैंने m1, m2, m3, mn, ऐसे पार्टिकल्स आप बहुत सारे ले सकते हैं। डिस्टेंस क्या है m1 का? r1 है, m2 का क्या है? r2 है, और ये क्या है? r3। मतलब ये क्या हुआ हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको याद रखना है। ओके, मैंने बॉडी बहुत बड़ी ली है इसलिए मैंने ऐसे लिया है। अगर आप छोटी बॉडी लेते हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना जरूरी हो जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे? हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है? I इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यहाँ पे 1 के लिए क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? फॉर मास m1 फॉर पार्टिकल 1। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फॉर पार्टिकल 1। तो देखिए, ये पॉइंट आपको रट लेना है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट अभी जितने सारे डेरिवेशन रोटेशनल मोशन में आने वाले हैं, मतलब रोटेशनल मोशन में जितने सारे डेरिवेशन आने वाले, ये कंसीडर वाला पॉइंट सारों के लिए रहेगा। तो आपको ये रट लेना है। यहाँ पे रट लेने के बाद ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करना है। ये की पॉइंट आपको स्टार्टिंग में जब डेरिवेशन करोगे स्टार्ट, तो वहां पे लिखना है फॉर पार्टिकल 1। फॉर पार्टिकल 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो जाएगा। तो I1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? m1 r1 स्क्वायर। ओके, फॉर पार्टिकल 2, फॉर पार्टिकल 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? I2 हो जाएगा। तो I2 क्या हो जाएगा हमारे पास? m2 r2 स्क्वायर। फॉर पार्टिकल 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर पार्टिकल 3 I3 m3 r3 स्क्वायर। ओके, ऐसे फॉर पार्टिकल 2, पार्टिकल 3। ओके, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हमारे पास? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, ऐसे सारे पार्टिकल्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है? m1 r1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? m2 r2 स्क्वायर, और क्या है हमारे पास? m3 r3 स्क्वायर पास I। तो टोटल I इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन सारों का क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल I इज इक्वल टू समेशन mi ri स्क्वेयर, वेयर I इक्वल टू 1 to n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ये डेरिवेशन आपको याद रखना है। ओके,
जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकालेंगे कोई भी पार्टिकल के लिए तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे समेशन आने वाला है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, होप सो कि आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ चुका है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर डेरिवेशन ये आ चुका है तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले फॉर एवरी पार्टिकल तो हम सारों का ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है इस तरह का, तो जो हमें यहाँ पे करना है और मैं बताने वाला हूँ आपको किस तरह से। ओके, तो मूव करते हैं हम आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी जो रहती है वो पार्टिकल के मतलब का किस किस के ऊपर डिपेंड करने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आई हमने यहाँ पे निकाला था, आई क्या निकाला था, समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर। ये जो फार्मूला था, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किस किस पे ऊपर डिपेंड करने वाला है। देन वी विल मूव टुवर्ड द सिग्निफिकेंस। ओके, तो डिपेंडेंसी देखिए, पहला पॉइंट जो है वो मास, शेप, साइज और बॉडी पे चेंज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमें यहाँ पे देखना है। ओके, चलो मान लेते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास यम है, जिसका मास फिर 2m हो गया, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू पहले का यम आर स्क्वायर, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 2m r2 स्क्वायर। ये r1 मान लिया तो ये r2 अगर मान लिया तो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। अगर मास चेंज हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सिंपल था। ओके, चलो अब मूव करने वाले आगे। शेप अगर चेंज होता है तो मान लीजिएगा यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर से हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मिडल से हमने डाल दिया, क्योंकि ये रेगुलर बॉडी है। रेगुलर बॉडी का जो सेंटर रहता है वो कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। ओके, तो हमने देखा था, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेंटर ऑफ मास के अलोंग पार्टिकल मूव होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो पार्टिकल मूव होता है ये हमें आगे जाके हेल्प करने वाला है। ओके, तो देखिए अभी सेंटर ऑफ मास से क्या होने वाला है, एक्सिस जा रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहीं से ये देखने वाले किस तरह से 0 होने वाला है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने ये पार्टिकल की लेंथ यल अगर मान ली, तो अगर यहाँ पे मास ले लिया हमने m, ओके, यहाँ पे मास ले लिया हमने m, तो अगर ये क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। ओके, तो ये अगर यहाँ से एक्सिस से l डिस्टेंस मान लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m l स्क्वायर, और इस साइड का भी क्या हो जाएगा m l स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल है हमारा। तो अगर यही यल का हमने अगर ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सेंटर से हमने अगर पास करवाया तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा यहाँ से, ये डिस्टेंस चेंज होगा यहाँ से, और ये डिस्टेंस चेंज होगा यहाँ से। मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। भले ही उसकी लेंथ जो शेप था यल से ही बना हुआ है, ओके, लेकिन डिस्टेंस मतलब जो शेप चेंज होने की वजह से, साइज चेंज होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि साइज शेप चेंज होने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनने वाला है ये बनने वाला है। ओके, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये बनने वाला है। तो ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए यहाँ पे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए साइज और शेप चेंज होने की वजह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये पॉइंट हमें देखना था, हमें सॉल्व नहीं करना है। ओके, अब जो सेकंड पॉइंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, ये बॉडी है हमारे पास, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से डाल दिया, तो हमें पता है कि जिधर ज़्यादा सेंटर ऑफ मास होगा उधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा मास, मतलब जिधर ज़्यादा मास होगा उधर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजिड बॉडी दी गई है, मास किस साइड है, तो एक्सिस के इस साइड है, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा कहीं। तो एग्जाम्पल के लिए ओके, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होने की वजह से जितना सारा बॉडी का जो मासेस है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होने वाला है। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब मैंने इस तरह से ले लिया, तो यहाँ से लेने के बाद क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होने वाला है, यहाँ। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने की वजह से जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए कोई भी पॉइंट ले तो किसी भी पॉइंट को जो डिस्टेंस या फिर मास चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो मास चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक्सिस है, यहाँ पे मास है हमारे पास m, और यहाँ पे मास लिया हमने 2m।
ओके, तो मास बढ़ गया यहाँ पे, तो मास बढ़ने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, चेंज होना है। इस सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेंज होता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ये बात हमें यहाँ पे देखनी है और यही हमें हेल्प करेगा आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो देखिए, इतना डीपली आपको कोई बताएगा नहीं, बस कोई ओरली बता देगा, लेकिन यहाँ पे मैं एफर्ट ले रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा एफर्ट लेना है। आपको क्या करना है, आपका थंब उठाना है और लाइक का बटन दबाना है और साथ ही साथ शेयर का बटन दबाना है, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स है उनको भी पता चले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। किस किस तरह से डिपेंड करता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिएगा कि यह कि स्क्वायर है, तो कुछ पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे। ए मास, ये पॉइंट है उसका मास m है, बी पॉइंट है उसका भी मास m है, सी पॉइंट है उसका भी मास m है और डी पॉइंट है उसका भी मास m है। तो सब मास क्या है, m एंड m। ओके, तो हम क्या करने वाले, AD से एक्सिस डालने वाले। तो AD से एक्सिस डालने की वजह से ओके, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ D वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो क्या हो जाएगा, यम ए आर ए का स्क्वायर। ओके, यम ये क्या है हमारे पास, यम। आर ए क्या है, तो आर ए यहाँ एक्सिस से उस मास का डिस्टेंस तो जीरो होने वाला है, क्योंकि वहाँ उसी से एक्सिस जा रही है ना, तो दैट्स वाई डिस्टेंस बिकम जीरो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जा रहा है, जीरो। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, अगर यहाँ पे कोई भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसी पॉइंट से अगर मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस वहाँ से भी एक्सिस जा रहा है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस हमने अगर आर मान लिया, ये भी अगर आर मान ले लिया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जा रहा है हमारा। तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी क्या हो रहा है, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी क्या हो रहा है, एम आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है, यहाँ पे आई बी का आ चुका है और आई सी का। देखिए मैं प्रॉब्लम भी ले रहा हूँ, उसी के साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स का डर है वो भी चला जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या निकाल सकते हैं, आई दिया है, यम फिर आर दिया होगा, यम निकालने के लिए बोलेगा, तो यही तो चेंज कर सकता है, और कुछ चेंज कर सकता है क्या, नहीं। अब क्या करने वाले हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करने वाले। मतलब देखिए ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर उसका ओरिएंटेशन या पोजीशन चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने वाला है, यही हमको दिखाना है। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर पे ए बी सी डी पॉइंट सारे हैं। अब जो एक्सिस हमने पहले कहाँ से डाली थी, ए एंड डी से डाली थी, अब हम एक्सिस डालेंगे ए बी एंड सी से डालेंगे। तो बी एंड सी से अगर हम एक्सिस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी विल बी जीरो, क्योंकि वहाँ से एक्सिस जा रही है, वहाँ से क्या जा रही है, एक्सिस जा रही है। उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जा रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यही तो हमें बताना है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आर स्क्वायर, और आई डी क्या आ जाएगा हमारे पास, एम आर स्क्वायर। देखिए पहले तो ये तो जीरो बन गया था, अब एक्सिस चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो गया, रंग बदलू गिरगिट हो गया। तो मतलब जो एक्सिस है हमारी यहाँ पे वो है रंग बदलू गिरगिट। तो जैसे एक्सिस चेंज हो जाएगी वैसे ही हमारी जो वैल्यू है वो चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम, यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे रट लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इटसेल्फ, खुद के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखिए कोई भी प्रॉब्लम आपको, जैसे सेंटर ऑफ मास का आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पूछा जाएगा, तब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम यहाँ पे लेने वाले हैं तो उस खुद के पॉइंट का सेंटर ऑफ यहाँ से एक्सिस अगर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होने वाला है। अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिए गए तो ऑब्जेक्ट दोनों में से सेंटर ऑफ मास कहाँ ही निकालना है, तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक ऑब्जेक्ट से ही डालना पड़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इसका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो एक्सिस से कुछ मास लिया है और कुछ डिस्टेंस लिया है, उसकी वजह से क्या होने वाला है वो हमें देखना है, और उसका एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, एक्सिस लिया तो मैंने यहाँ पे मास m1 लिया है, ओके, डिस्टेंस r लिया है, और जो मास लिया है वो m लिया है। यहाँ पे जो मास है वो हमारे पास क्या है, m है। ओके, यहाँ पे भी जो मास है वो क्या है हमारे पास, m है। बट लेकिन डिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना कर दिया हमने,
2r कर दिया। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था हमारे पास, I1 इक्वल टू यम आर स्क्वेयर। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, I2 इक्वल टू यम 2r का स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4mr स्क्वेयर। तो ये क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है। तो इन दिस वे अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जैसे इट इज हार्ड टू रोटेट। देखिए ये सिंपल हो जाएगा रोटेट करने के लिए, और ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोच सकते हो कुछ एग्जाम्पल आप, अगर सोच पाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं फिर भी तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए फैन का रोटेशन, ओके, और जो सेकंड वन है हमारे पास पवन चक्की, जो आपको विंड मिल के नाम से पता होगा, ओके, विंड मिल का रोटेशन। कौन ज्यादा स्पीड से घूमने वाला है, मुझे बता सकते हो क्या आप, कौन ज्यादा स्पीड से घूमने वाला है? तो सबसे ज्यादा घूमेगा ये फैन का रोटेशन, बिकॉज इट्स डिस्टेंस इज मिनिमम। डिस्टेंस मिनिमम होने की वजह से इट विल रोटेट वेरी वेरी फास्टली। तो जो पवन चक्की वो धीरे धीरे रोटेट करने वाली है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब जो सेकंड है हमारे पास, वो लेते हैं हम मास बढ़ाते हैं, डिस्टेंस वही रखते, आर रख दिया, और मास को हमने क्या कर दिया, 2m कर दिया। ओके, क्या कर दिया हमने, 2m कर दिया। तो मास हो गया हमारे पास 2m, रेडियस तो उतना ही है r हमारे पास। ओके, तो रेडियस हमने चेंज नहीं किया, तो ये r ही रखने वाले हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इक्वल टू यम आर स्क्वेयर। तो I1 जो हो गया यम आर स्क्वेयर, I2 क्या हो जाएगा 2mr स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास बढ़ने की वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है, इट इज हार्ड टू रोटेट अगर मास बढ़ता है। सिंपल एग्जांपल कुछ सोच सकते हो क्या, सोचा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा होगा तो मैं बताने ही वाला हूँ आपको। अगर हम साइकिल का टायर लेते हैं और ट्रक का टायर लेते हैं, साइज सेम होगी थ्रू आउटली, लेकिन मास किसका ज्यादा होगा, ट्रक के टायर का मास ज्यादा होगा। और ट्रक के टायर का मास ज्यादा होने की वजह से उसको रोटेट करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, इसको रोटेट करवाने के लिए कम फोर्स लगेगा। और स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा भी इसको हिला सकता है। साइकिल के टायर को आपने बचपन में खेला होगा, लकड़ी से मारते हुए साइकिल के टायर को भगाते भगाते हुए ले गए होगे। ओके, तो यही एग्जाम्पल है जो हमें बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। इट इज हार्ड टू रोटेट, उसको रोटेट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो आप घर पे भी एग्जांपल कर सकते हैं। आप क्या करना है, स्ट्रिंग लेनी है। ओके, स्ट्रिंग लेने के बाद उसको छोटा पत्थर बांधना है और उसको घुमाना है। घुमा तो सकते हैं आप। ओके, घुमाने के बाद क्या करेंगे, फिर उसी स्ट्रिंग को, उतने स्ट्रिंग को थोड़ा बड़ा पत्थर लेके उसको घुमाना है। तो क्या हो जाएगा, जो उंगली के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो ज़्यादा लगेगा। और बिकॉज ऑफ दैट इट रोटेट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यही बात आपको यहाँ पे समझना है। तो आप वही पत्थर लेके रेडियस बढ़ा के देखिए, और रोटेट करने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगने वाली है। तो यही बात आपको यहाँ पे समझना है। जो फ्लाईव्हील रहती है, फ्लाईव्हील को रोटेट करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है। फ्लाईव्हील देखा होगा आपने, फ्लाईव्हील कहीं पे मास से बने हुए थे, उसको रोटेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है ना। तो ज़्यादा फोर्स क्यों लगता है, बिकॉज उसको जो मास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मास बढ़ने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज़ आपको भी थोड़ा सा काम करना है मेरा, बस थंब उठाना है, लाइक को दबाना है। जैसे मुझे भी पता चले कि आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है और लाइक कर रहा है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड रहेगा कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने देखा था इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है मास। क्या होता है इनर्शिया का मतलब, मास। तो मास जैसे क्वांटिटी है, वैसे ही यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी है। बोल सकते हैं हम, जैसे मास एक क्वांटिटी है वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रेज किया था, फोर्स जो है यहाँ पे 0 हो रहा था। फर्स्ट क्लास याद कीजिएगा, जो मैंने इंट्रोडक्टरी लिख लिया था अबाउट रोटेशनल मोशन के बारे में। ओके, समझाने के लिए, अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। तो वहां पे फोर्स तो 0 हो रहा था, हमने ये बताया था। तो क्या एक्सेलरेशन आने वाला था, ये पॉइंट आपको मैंने वहां पे बोला था। तो
बोला था कि इसका सॉल्यूशन हमें टॉर्क में मिलने वाला है। कहाँ पे मिलने वाला है? टॉर्क में। तो देखिए अभी टॉर्क का हम थोड़ा सा झलक देखने वाले अभी, फिर बाद में डेरिवेशन देखने वाले। आफ्टर 2-3 क्लास के बाद डेरिवेशन उसका आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे इन द लीनियर मोशन जैसे फोर्स इक्वल टू एम में रहता है, क्या रहता है? लीनियर मोशन फोर्स इक्वल टू एम में रहता है, वैसे ही इन रोटेशनल मोशन, वैसे ही क्या रहता है? इन रोटेशनल मोशन फोर्स को रिप्लेस करता है टॉर्क, मास को रिप्लेस करता है कौन? एक ही तो है अभी यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। सेम इन रोटेशनल मोशन द टॉर्क इज गिवन बाय, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ इज गिवन बाय आई अल्फा। आई का मतलब क्या हुआ? मास का उसने रिप्लेसमेंट कर दिया, मतलब मास की जगह हमने क्या ले लिया? यहाँ पे आई ले लिया। तो यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि अगर रोटेशनल मोशन में हमें देखना है तो हम मास नहीं देखेंगे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। क्या देखेंगे हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसका। जैसे लीनियर मोशन में हम मास देखते हैं, ओके, कोई लीनियर मोशन हमारे पास है तो वहां पे हम मास देखते हैं। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में वी विल ऑलवेज थिंक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ओके। तो जैसे यहाँ पे, तो वैसे भी हमारे पास जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन as the mass of the body does in linear motion। ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे वैल्यूएबल नोट्स है, तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके वहाँ से सॉर्ट आउट करके निकाला हुआ है, जो आपके लिए है ये, और आपको वहाँ से पढ़ना है। अगर आप यहाँ से थियोरेटिकल पढ़ोगे, थियोरेटिकल का नॉलेज आ जाएगा, और IIT JEE के लिए जो हम क्वेश्चन देखने वाले वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से आपको यहाँ से सॉल्व कर रहा है। आप सोचते होगे कि मैं IIT और JEE की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे स्टेट बोर्ड का करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि स्टेट बोर्ड का ही अगर आप करते हो, बेसिक आपका अच्छा होता है, तो आप ही IIT और JEE का और या फिर नीट का बहुत अच्छे से कर पाते हो। किसी को भी पूछो, IIT JEE का जो बंदा है जो क्लियर होता है तो उसे स्टेट बोर्ड का करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी एग्ज़ाम दी थी और मैंने भी क्लियर करवाया है, लेकिन मेरा जो IIT का था 1 मार्क से गया था, बिकॉज ऑफ 1 मार्क आई कुडंट गो फॉर द IIT, बट AIEEE के थ्रू मेरा नंबर लग गया था और मैंने AIEEE थ्रू क्वालिफाई किया हुआ है। तो मुझे पता है कि स्टेट बोर्ड का करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको भी यहाँ पे करना है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो सिग्निफिकेंस में आता है, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस है जिसे हम देख सकते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास? हाफ mv²। क्या है हमारे पास? काइनेटिक। इन ट्रांसलेशनल मोशन, इन लीनियर मोशन। वैसे रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा? m की जगह आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको हम डिराइव करने वाले हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आपको बुक में दिया है फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम डिराइव करने वाले हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको हम अच्छे से डिराइव करने वाले हैं, ओके। तो लीनियर मोमेंटम जैसे P इक्वल टू mv है हमारे पास, वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? L इक्वल टू आई ओमेगा। बस आपको यही बताना है कि जो मास को रिप्लेस कर देगा I से, मास को क्या रिप्लेस कर देगा? I। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मास हो रहा है वो रिप्लेस हो रहा है, किस वजह से? I से, ओके। अब हम मूव करने वाले प्रॉब्लम्स की तरफ। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम है, देखिए ये सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, इससे सिंपल आपको कहीं प्रॉब्लम मिलने वाला ही नहीं है। जो बेसिक आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो क्लियर करवाने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्रॉब्लम लिया है, और मेरा कोई अदर मोटो यहाँ पे नहीं है। बस आपको यहाँ पे सिंपल जो वे हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है? कंसीडर अ लाइट रॉड। लाइट रॉड यहाँ पे देखना है, मतलब उसका मास नहीं है। इसका बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पे मास नहीं है। 2 heavy masses of particles at its end पे 2 heavy masses रखे हुए हैं, m1 एंड m2। लेट A बी द लाइन परपेंडिकुलर जिसे वो ब्रेक कर रहा है, इस जो रॉड को ब्रेक कर रहा है, ओके। डिस्टेंस r1 है और क्या है? डिस्टेंस r2। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसको देखना है हमें, ओके। चलो मास 1 का पार्टिकल का क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल का क्या हो जाएगा यहाँ पे? m2 r2 स्क्वायर। तो हमें पता है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2, ओके। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर।
बस आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, देखिए IIT 2001 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, IIT 2001 में आप पेपर भी देख सकते हैं, 2001 में पूछा गया था पेपर में क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया था, CO2 मॉलिक्यूल दिया गया था। क्या दिया था, CO2 मॉलिक्यूल, मतलब आपको एक तरफ कार्बन मॉलिक्यूल दिया था, एक तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया था, ओके। और एक जो है यहाँ से एक एक्सिस दिया था, और यहाँ पे जो वेवलेंथ दी थी 1.1 दी थी, जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो 0.63 था, ओके। और मास आपको कार्बन का पता है कितना था, कार्बन का मास कितना रहता है, 12 रहता है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 × 2 32 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे निकालना था। देखिए IIT वाले कितना क्लियरली पूछ रहे, आपको सीधा यही एग्जाम्पल है ना, यही एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे मास M1 दिया, यहाँ पे मास M2 दिया, बट उसी को उन्होंने क्या पूछा है, CO2 के फॉर्म में पूछा है। मतलब आपको वो दिखते कि आपका नॉलेज कितना डेप्थ तक है, उसको उनको बताना है कि मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा डेप्थ तक है। तो इसलिए आपको बेसिक क्लियर करवाना है, बेसिक को आपको अप्लाई करना होगा। देखिए हर एक प्रॉब्लम जो होता है वो नया आता है। ऐसे नहीं है कि जब IIT का अब तक क्वेश्चन पेपर आ चुका है, अभी तक एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। हाँ, कंसेप्ट रिपीट हुए, कंसेप्ट जो होते हैं वो सारे रिपीट हो चुके हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो वही आपको कंसेप्ट देखना है, स्मॉल कंसेप्ट आपको एक जगह लाना है, जिसकी वजह से आप हार्ड कंसेप्ट की तरफ जा सकते हैं, ओके। अब जो लेने वाले हम HC वर्मा का प्रॉब्लम है, ये किसका प्रॉब्लम है, HC वर्मा, जो फिजिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। वो अभी नए बुक आ रहे हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ओके। तो ये प्रॉब्लम वहां से लिया गया है, फिगर 10.60 में दिया था, तो इस तरह से फिगर है उनकी, ओके। ये फिगर है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m, मतलब ये जो पार्टिकल है ये मास m1 या मास m, और ये भी मास क्या है m, मतलब एट द वर्टाइसिस हमने रखा हुआ है। तो वर्टाइसिस और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये क्या हुआ हमारे पास, लेंथ l, ये भी लेंथ l, और ये भी क्या हो जाएगी, लेंथ l। तो क्या करना है हमें, ट्रायंगल ऑफ लेंथ l, ओके। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द लाइन AX, जो AX यानी दिखाई गई है, उस लाइन के अबाउट क्या दिखाना है, हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है देन एंड देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो ये l/2 हो जाएगा। मतलब एक्सिस से C का डिस्टेंस क्या हो रहा है, l/2, एक्सिस से B का डिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारे पास l हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, और A का पॉइंट का 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A से A का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस B फ्रॉम AX कितना हो जाएगा हमारे पास, l हो जाएगा। और जो हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस C, वो क्या हो जाएगा, l/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, ओके। तो मास हमने kg में लिया है, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B क्या हो जाएगा यहाँ पे, ml² kg मीटर स्क्वायर। और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो है C, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ml/2 का स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर। और सारों का अगर हम समेशन कर देते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा IA प्लस IB प्लस IC, ओके। तो यहाँ पे होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसी को हम एडवांस करने वाले जब हम पॉइंट देखेंगे, 0 प्लस ml² प्लस ml²/4 इज इक्वल टू 5 ml²/4। इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m को m रख देंगे क्योंकि m यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 ml²/4। क्या आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम देता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको टॉपिक का प्रॉब्लम देता है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको वहां पे रखना नहीं उसको, क्योंकि प्रॉब्लम्स के उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तैयार हो जाएंगे। तो उसको आपको नहीं करना है। तो जल्द से जल्द आपका जितना भी प्रॉब्लम्स डाउट्स है उस सब क्लियर करवा रहे। तो वी हैव लर्न सम टॉपिक्स ना इन दिस क्लास, तो उसका रिविजन कर लेते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, क्या क्या हमने यहाँ पे लर्न किया है। सबसे पहले हमने लर्न किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसका जो फार्मूला था समेशन ऑफ I m I r I स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा था
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले मास, साइज, शेप के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन उससे डिपेंड करता है। एक्स ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है कि अगर वो एक्स ऑफ रोटेशन अगर चेंज होता है, उसकी पोजीशन चेंज करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा, चेंज होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था रिवीजन में, हम देखने वाले जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो था सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि जैसे लीनियर मोशन में मास रहता है वैसे यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन मोशन में आई होगा। ओके, तो उसके बाद हमने देखा था प्रॉब्लम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम्स हमने दो ही देखे थे, एक एच और मास है और एक जो जनरल प्रॉब्लम था वो सो के आपका वो डाउट क्लियर करवा चुका होगा, समेशन कैसे यूज करना है। ओके, यम आर स्क्वायर कैसे यूज करना है, आई इसको कैसे यूज करना है, ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो स्टे ट्यून विद इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपको बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर करना है ताकि दूसरों को पता चले कि इस तरह की टीचिंग उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलने वाले, जो मैं यहाँ पे आपके लिए ला रहा हूँ, क्योंकि ये बेस्ट वे है आपको पढ़ने का। ओके, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उसको देखोगे नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। पॉइंट क्लियर आउट करवाना चाहिए आपका भी। ओके, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। प्रिकॉशंस लेना है आपको। अभी तक जो पैंडेमिक इफेक्ट हुआ है कोरोना का वो खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको मास्क पहन के जाना है। घर वालों को भी बोलना है कि मास्क पहने और बाहर निकले, ठीक है, क्योंकि ये पैंडेमिक इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसका जो है कोरोना का वो अभी तक खत्म नहीं हो चुका है। ओके, अगर आपको कुछ सजेशन देना है, आइडियाज देने हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। इट इज़ अ बेटर वे टू हेल्प आवर गवर्नमेंट के लिए हेल्प करवाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको स्टे होम रहना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन। थैंक यू सो मच।